वैलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान H7। मैं हूं आसमा इकबाल और सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज। फलस्तीन के हक का इकरार, यहूदी आबादकारी गैर कानूनी करार, ओबामा जाते जाते काम कर गए, इसराइल बिलबिला रहा है। और पीपल्स पार्टी की डेडलाइन आखिरी सांसों पर, कल से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज होगा। क्या वाकई अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? नाज़रीन, 1967 की इसराइल अरब जंग के बाद से मुसलसल फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी का सिलसिला जारी है। इसराइल मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घर मिसमार कर रहा है और फलस्तीनी जमीन पर मुसलसल काबिज है, नित नई कॉलोनीज बना रहा है और अब तक 5 लाख से जायद यहूदी खानदानों को आबाद भी कर चुका है और मजीद को आबाद करने की प्लानिंग में भी दिखाई देता है। इतने सालों तक गैर कानूनी कब्जे के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले पर खामोश रहा, क्योंकि अमेरिका इसराइल की ढाल बना हुआ था। हमेशा सलामती काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद को वीटो कर देता था, लेकिन अब सदर ओबामा ने जाते जाते काम दिखा दिया है और अमेरिका ने इस बार सलामती काउंसिल में यहूदी आबादकारी के खिलाफ करारदाद को मंजूर होने दिया है। भले ही अमेरिका ने इस करारदाद के हक में खुद वोट नहीं दिया है, लेकिन इसे वीटो भी नहीं किया है, जिससे ये करारदाद मंजूर हो गई है और इस करारदाद में यहूदी आबादकारी को गैर कानूनी करार दिया गया है और मुतालिबा किया गया है कि इसराइल मगरबी किनारे में तामीरात को फौरी तौर पर बंद करे। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जिसने इसराइल अमेरिका ताल्लुकात को कशीदा कर दिया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 1989 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने किसी भी इसराइल मुखालिफ करारदाद को वीटो नहीं किया है। हालांकि अमेरिका ऐसा करने का हक रखता था, लेकिन यही वजह है कि इसराइल इस करारदाद के बाद काफी गुस्से में दिखाई देता है और बुखलाहट का शिकार हो गया है और अपना पूरा असरो रसूख इस्तेमाल कर रहा है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा के उन इदारों की फंडिंग रोक ली है जो इसराइल पर तनकीद करते हैं। इन 10 मुमालिक के सफीरों को समन भी जारी कर दिए गए हैं जिन्होंने इस करारदाद के हक में वोट दिया। न्यूजीलैंड और सेनेगल से अपने सफीर भी वापस बुला लिए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफीर को तलब किया है, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोन पर बात की है और इस करारदाद के पीछे अमरीकी सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया है। यही नहीं, इसराइली रद्दे अमल बहुत सख्त है जिसने अमरीका इसराइल ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि ये तमाम तर डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब सदर ओबामा, आप सब जानते हैं कि उनका दौरे सदारत खत्म होने वाला है और ट्रंप का दौर शुरू होने जा रहा है। शायद यही वजह है कि अब तक इसराइली इल्जाम पर ओबामा इंतजामिया का तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रंप ने इस करारदाद को इसराइल फलस्तीन अमन मुआहदे की राह में रुकावट जरूर करार दे दिया है। बात के अज़्म का इजहार किया है कि वो हर हाल में ये यकीनी बनाएंगे कि अमन मुआहदा अपने अंजाम को पहुंचे। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इसी अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फलस्तीन में यहूदी आबादकारी के खिलाफ करारदाद की मंजूरी और इसराइल अमेरिका के कशीदा ताल्लुकात की। इसी मामले पर मजीद जानने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है साबिक वजीर खारिजा खुर्शीद कुसूरी साहब से। खुर्शीद कुसूरी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी के खिलाफ करारदाद तो मंजूर कर ली गई है, लेकिन आप क्या समझते हैं अब होगा क्या? इस करारदाद से क्या वाकई कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो ये कि इजराइल के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा है कि दुनिया में क्या असर पड़ेगा जी। एक, जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की कोशिश थी कि बैक वक्त वो 2 किश्तियों की सवारी करें, एक पाँव एक किश्ती में रखें, दूसरा पाँव दूसरी में। एक किश्ती थी जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग उनके हैं सपोर्टर्स, ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इजराइल के अंदर, जो चाहते हैं कि वो वेस्ट बैंक को जूडिया समारिया कहते हैं। वो समझते हैं उनके ये यहाँ हक है। सही है, आपकी बात दुरुस्त है कुसूरी साहब, लेकिन ये कहिएगा कि मसला ये है कि अब इस करारदाद पर अमल दरामद कैसे होगा और क्या वाकई इसकी मंजूरी के बाद अब इस पर अमल दरामद इतना आसान होगा जितना समझा जा रहा है?
لیٹ می اب میں اسے کمپلیٹ کر لوں جی تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اس رائٹ ونگ لابی کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ووٹ لینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انٹرنیشنل کمیونٹیز کو سپورٹ نہیں کرے گی اس قسم کی جو انہوں نے، اگر وہ اپنی بڑھتے جائیں گے، بلکہ اس میں یہ بھی خطرہ ہے اور اسرائیل کے اندر بھی اس کا خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف اقدامات کر سکتا ہے وار کرائمز کے طور پہ. تو یہ تمام کانٹرڈکشنز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پاس ہونے سے اخلاقی طور پر اثر پڑتا ہے، اور جہاں تک اخلاقیات کا معاملہ ہے آہستہ آہستہ اس کا دنیا کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، اور جو ہوا کا رخ ہے وہ اسرائیل کے خلاف. اچھا قصوری صاحب، اخلاقیات اپنی جگہ، لیکن اسرائیل اس قرارداد کی منظوری کے بعد سے اپنا کافی اثر و رسوخ استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ قرارداد کسی طرح سے واپس ہو. کیا ایسا ممکن ہے قصوری صاحب کہ متفقہ طور پر منظور کی گئی ایک قرارداد جو ہے وہ کسی کے کہنے پر واپس لی جا سکے؟ نہیں، واپس کیسے ہو جائے گی جی، وہ تو آلریڈی ہے وہاں. ان کی کوشش یہ تھی کہ پریزیڈنٹ اوباما کے جانے سے پہلے یہ نہ پاس ہو تاکہ وہ امریکہ سے اس کو کروا لیں ویٹو. اب کیونکہ یہ آ گیا ہے تو اس کو ریورس کیسے کریں گے؟ وہ ٹھیک ہے امریکن پالیسی ٹرمپ کے نیچے بدل سکتی ہے اور بدلے گی اسرائیل کے موضوع پہ، لیکن جہاں تک بین الاقوامی برادری کا تعلق ہے وہ تو پہلے بھی کلیئر تھا کہ سوائے امریکہ کے جو ماضی میں ویٹو کر دیا کرتا تھا، چاہے مغرب ہے یا مشرق ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے اور اسی لیے اس کی ویلیو زیادہ ہے کہ تمام پرماننٹ ممبرز نے بھی اور تمام جو ٹیمپری ممبرز ہیں انہوں نے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی بشمول امریکہ. تو اس کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریورس کرنے کا تو یہی ہے کہ پالیسی وہ ریورس کرے. قرارداد تو بہرحال کھڑی ہوئی ہے، تو فلسطینیوں کا جو اخلاقی ان کا جواز ہے آزاد فلسطینی ریاست کا، وہ مزید مضبوط ہو گیا. صحیح ہے، آپ نے کہا قرارداد واپس نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں قصوری صاحب کہ اوباما انتظامیہ جاتے جاتے ایک بہت بڑا کام کر گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹرمپ کے لیے اسرائیل سے کشیدہ تعلقات کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ٹرمپ کی دو تین چیزیں آپ نوٹ کریں. انہوں نے جو بنائے ہیں سفیر جو اسرائیل میں، وہ بڑے سخت یہودی نواز ہیں، اور وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں ان کے جو سفیر ہیں کہ وہ تو لے کے جائیں گے، وہ سپورٹ کریں گے کہ جروسلم یعنی بیت المقدس میں امریکن ایمبیسی لے جائیں. اس کا بہت نیگیٹو ری ایکشن ہوگا ساری دنیا میں. کچھ ہو نہ ہو امریکہ کا بھانڈا پھوٹ جائے گا جو کوشش کرتا رہا ہے کہ آنیسٹ بروکر ہو. حالانکہ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کہتے رہتے ہیں کہ وہ رول ادا کریں گے، لیکن کیونکہ شاید ان کا ابھی بین الاقوامی معاملات میں کچھ تجربہ نہیں، نہ انہوں نے کچھ زیادہ ان کا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب اس قسم کے وہ اقدامات کریں گے اور کیپٹل میں جروسلم کو وہ تصور کریں گے اور اپنی ایمبیسی وہاں لے جائیں گے تو کلیئر سگنل بھیجیں گے امریکہ آنیسٹ بروکر نہیں رہا. شاید ان کے ایڈوائزر ان کو ہو سکتا ہے روکنے کی کوشش کریں، لیکن میرا خیال ہے اس معاملے میں وہ روکیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے جس بندے کو وہاں بنایا ہے ایمبیسڈر، سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا اور ان کو اس کے ویوز کا پتہ ہے. تو بہرحال امریکہ کی یہ پوزیشن بالکل واضح طور پہ کلیئر ہو جائے گی. اگر کسی کو کوئی شک بھی تھا کہ امریکہ کے ذریعے یہ جو معاملہ ہے، حالانکہ ٹرمپ نے ابھی پھر کہا کہ وہ کوشش کریں گے اسرائیل پیلسٹین کے درمیان امن کرانے کی، لیکن وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں، ان کو تو یہی نظر آئے گا کہ ان کی وہ پوزیشن بہت حد تک مجروح ہو جائے گی. ان کی پوزیشن مجروح ہو جائے گی بہت حد تک. سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ وقت نکالا ہمارے لیے، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، ابھی ہم ایک بریک شامل کریں گے، اس بریک کے بعد بات ہوگی پیپلز پارٹی کی اس ڈیڈ لائن کی جس کا آج آخری دن ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। शो में अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी की उस डेडलाइन की जिसका आज आखिरी रोज है। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां जारी हैं। बिलावल, बख्तावर और आसिफा नौडेरों में हैं और कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब कल बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं और बड़ा ऐलान मुतवक्के है। लेकिन इस ऐलान से पहले सियासी माहौल में खूब गर्मा गर्मी आ चुकी है। बयानबाजी का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है और पीपल्स पार्टी के वुज़रा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन लीगी रहनुमा भी पीछे दिखाई नहीं देते हैं। आज सिंध से कायम अली शाह, मंजूर बसान और मौला बख्श चांडियो बोले हैं तो पंजाब से तलाल चौधरी, साद रफीक और हमजा शहबाज ने भी जवाब दिया है। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में तू मैं उरूज पर पहुंच चुकी है और ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की उस मुलाकात के बाद हुआ है जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के कयाम पर इत्तेफाक किया है और अपोजिशन को मुत्तहद करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया है और इसी दौरान अवामी और पार्लिमानी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन साथ ही किसी भी ऐसी हिकमत अमली से परहेज किया जाएगा जिससे निजाम को खतरा है। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, लेकिन आपको ये भी बता दें कि दोनों जो पार्टीज हैं वो एक नुक्ता ऐसा है जिस पर मुत्तफिक दिखाई नहीं देती है। इसी पर जाहिद हुसैन साहब से बात कर लेते हैं। जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पर मुत्तफिक तो हो गए हैं, लेकिन दोनों जमातों के मौकिफ में बहुत बड़ा तजाद है। पीपल्स पार्टी ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाना चाहती है जिससे निजाम को खतरा हो और चौधरी शुजात जो हैं वो 2017 में इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, तो तजाद तो साफ जाहिर है। जाहिद हुसैन साहब, देखिए, तजाद हो या ना हो, ये इन दोनों पार्टी के दरमियान पहले भी इत्तेहाद था। जब पीपल्स पार्टी इख्तियार में थी तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है नायब वज़ीर आज़म भी थे। लेकिन मसला ऐसा ये आता है कि अगर ये इत्तेहाद हो भी जाता है तो उसकी हैसियत क्या होगी। मतलब ये है कि पंजाब में अगर देखा जाए तो काफ लीग जो है वो ना होने के बराबर है। उनके तमाम लोग जो हैं वो जा चुके हैं PMLN के साथ। तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनने या ना बनने से कोई पाकिस्तान की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ने का है। अच्छा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है जाहिद हुसैन साहब के 27 दिसंबर के बाद हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक चलेगी, जरदारी साहब कल बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। क्या समझते हैं आप, क्या हो सकता है सरप्राइज ये, क्योंकि इसको लेकर बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। क्या कुछ लोग जो हैं PTI के वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं या नून लीग के कुछ लोग शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि कोई और वाकई बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, क्योंकि ये इस किस्म की जो है बयानात जो है हम पहले भी सुनते रहे थे। और मेरा ख्याल ये है कि जब भी 27 दिसंबर आती है तो इस किस्म की बातें की जाती हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सरप्राइज देने के लिए पीपल्स पार्टी के पास कुछ रह गया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्या पीपल्स पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि हुकूमत के खिलाफ एक कोई इफेक्टिव जो है मुहिम चलाए। मेरा ख्याल ये है कि मुझे तो नहीं लगता है कि वो इसमें जो है वो करेगी, क्योंकि इनका सारा जोर जो है, देखें PTI के साथ भी इनका इत्तेहाद एक किस्म का है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग है। अगर PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान देखें तो उनके दरमियान ये बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो है दूसरी चीज़ें भी देखें कि PMLN और पीपल्स पार्टी का जो ताल्लुक है वो तो एक ऐसा है जब कहाँ पे कहीं जो है उसमें गर्मी आती है, कहीं नरमी आती है। जबकि जरदारी बिलावल जब बयान देते हैं तो बहुत ही सख्त रवैया नजर आता है। जब खुर्शीद शाह बयान देते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वो जो है बिल्कुल ही PMLN के साथ साथ है। दूसरी एक और बात भी आती है कि जमहूरियत को बचाने का ये मेरा ख्याल ये कि ऐसी चीज बन गई है कि हर जो है तकरीर से पहले कहा जाता है हम जमहूरियत को बचा रहे हैं। देखिए, जमहूरियत को खतरा जो है वो सिर्फ एक चीज से है, वो ये है कि जब जो भी सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में हैं अपनी जगहों पे, अगर वो सही मानों में जमहूरियत को नहीं पनप देती हैं तो उसमें जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा तो उसी से आता है। अब मसला सिंध का ले लीजिए, जिनकी जरदारी साहब जो है जो बातें कर रहे हैं कि हम जमहूरियत के मैच करते हैं। आप मुझे बताइए कि सिंध के अंदर एक जमहूरी हुकूमत है, इनकी उन लोगों ने जो है पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है या उनको वोटर्स के लिए उन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल कोई खास भी नजर नहीं आती है। अब लोकल बॉडीज को भी देख लें जहाँ पे जो है ये लोग जो ये जमहूरियत की तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन इस बात के तैयार नहीं होते हैं
कि जमहूरियत के जो तकाजे हैं उसको पूरा किया जाए। मतलब ये है कि जब आप लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको इख्तियारात देने में जो है आप बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। फिर एक सबसे बड़ी जमहूरियत की जो हमें मिसाल इनकी जो मिलती है जरदारी साहब के आने से, कि सिंध असेंबली ने एक मुत्तफ़क़ा तौर पे तमाम जमातों ने मिल के एक बिल जो है वो पास किया है कि जो है एक जिहाद से जो सिंध में चल रहा है कन्वर्जन की, मजहब को लेकर, मजहब की तब्दीली, मजहब की तब्दीली का जो कानून आया है तो वहाँ की असेंबली ने मुत्तफ़क़ा तौर पे पास किया है। लेकिन जरदारी साहब आते हैं, वो बन के कहते हैं कि मैं मुफाहमत का जो सबसे बड़ा मकदार हूँ, लेकिन मुफाहमत जो है वो तो ठीक है, एक बिल पास होता है लेकिन मुफाहमत के लिए इसमें तब्दीली मुमकिन है। बहरहाल जाहिद हुसैन साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये तो तय है कि कल पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान करने जा रही है, लेकिन इस तहरीक का असल मकसद क्या है ये वाज़ेह होना अभी बाकी है। लेकिन जो ही ये वाज़ेह होगा या इस तरह का कोई ऐलान होगा, यकीनन हम आपको आगाह रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।